Namaskar, everybody. You all are welcome to the Share Foundation Paper 1 accounting class. We are continuing with our chapter 11 company accounts, and today we are starting with the unit 6 redemption of debentures. What are the debentures? How to issue it? What are the journal entries? We have already learned. हमने इतना देखा कि भी डिबेंचर को इश्यू किया जाता है, साथ में ये भी देखा कि डिबेंचर के प्रकार भी कितने हैं। और अब एक महत्वपूर्ण चीज हम समझने जा रहे हैं, वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं पिछले यूनिट में कि कोई भी अमाउंट जो हम रिटर्न कर रहे हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर के दौरान हम क्या पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि रिडम्पशन कैसे होता है। दूसरा कि भाई अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करना है तो उसमें हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट करना है और वो कैसे करना है। साथ में कोई भी फंड जो होता है वो आप एक क्रिएट करो, उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से अलग रख दो, तो अपने आप वो फंड जो है वो इनकम जनरेट नहीं करेगा, इसलिए उसका इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। इसीलिए इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें वो भी हम समझेंगे। सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वेरियस मेथड को भी समझेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमें समझनी है क्योंकि हमारा काम ही वही है। एंड फाइनली वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन। ये चार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन और अंदर के चैप्टर्स में पूरा आ जाएगा। यू कैन रिफर इट एज अ व्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड अदर पैरास। सबसे पहले बात करते हैं कि भी ए डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट issued by a company under its seal, acknowledging a debt and containing provision as regards repayment of the principal and interest। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर इस डेफिनेशन में है तो क्या है कि ये एक प्रकार का कंपनी ने ऋण स्वीकार किया है। ये ऋण कंपनी स्वीकार करती है तो इसका एक कागज देगी जिसने पैसे दिए हैं, उसमें सारी चीजें लिखी होगी कि आपको कब रीपेमेंट वापस करेंगे, आपका प्रिंसिपल जो भी लिया है हमने और इंटरेस्ट उसके समेत हम आपको वापस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे तो इसे कोई साधन या तो यंत्र, ऐसा बहुत सारे मीनिंग है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि चेक हो गया या तो डिमांड ड्राफ्ट है या तो फिर अपने ऐसी चीजें कि जो बिजनेस के अंदर पैसों का आदान प्रदान करने में हेल्प करे, उस सभी को इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, आगे जाकर बहुत सारी टर्म्स आएगी। तो इट इज वन टाइप ऑफ द रेजिंग द फंड। तो हम डिबेंचर को इतना ऑलरेडी जानते ही थे, ये थोड़ा रिवीजन करके आगे समझेंगे कि रिडेम्पशन क्या है। अंडर सेक्शन 71 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company may issue debenture with an option to convert such debenture into shares either wholly or partly at the time of redemption। मतलब कि डिबेंचर्स है उसको शेयर्स के अंदर कन्वर्ट भी किया जा सकता है। देखिए शेयर्स जो है वो क्या है, वो एक इक्विटी वाली चीज है जो कि कंपनी के ऊपर आपको ऑनरशिप देगी। यहाँ पर पहले आप क्या कर रहे हो, आप क्रेडिटर हो, अब ये शेयर्स कन्वर्ट हो गया तो क्रेडिटर के बजाय आप क्या बन जाओगे, ऑनर ऑफ द कंपनी। Provided that issue of the debenture with an option to convert such debenture into shares wholly or partly should be approved by a special resolution passed at a duly convened general meeting। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% and more shareholders must be voted in favor of such an instrument। अब दूसरी सेक्शन है 71(2) that no company can issue any debenture which carry any voting rights। मतलब जब तक कि वो डेट है
वो कंपनी की निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, वो सिर्फ वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर्स को ही अधिकार है। तो कंपनी के जो भी निर्णय है आमतौर पर किसके रिकमेंडेशन पे लिया जाता है? सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन से। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार है कि वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग कर सके, बाकी सब जहां पर शेयर होल्डर्स को उसको अप्रूव करना है वहां पर। तो डिबेंचर है उसमें वोटिंग राइट्स नहीं हो। Section 71 for provides that where debenture are issued by a company, the company shall create a debenture redemption reserve account out of the profit of the company available for payment of dividend. And the amount credited to such account should not be utilized by the company for any purpose other than the redemption of debenture. बहुत ही बढ़िया। देखिए, वही पैसों से फंड क्रिएट करना है जो आपके पास डिविडेंड देने के लिए आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट में से जो भी सरप्लस होता है उसी का आप उपयोग कर सकते हो। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो कि क्रिएट आपको करना है वो किसने बोला है? कंपनीज लॉ सेक्शन 71(4). मतलब अगर आपके पास सरप्लस है तो कंपनी ये चूज नहीं कर सकती कि नहीं हमें नहीं करना है रिडेम्पशन रिजर्व्स। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी कंपनियों के ऊपर डाल दी गई है बाय लॉ। तो ये जो 3 प्रोविजन है उसी का ये पिक्टोरियल डिपिक्शन है। यस, मेथड ऑफ रिडेम्पशन हम देखेंगे किस प्रकार से रिडेम्पशन होगा। एक तो पेमेंट इन लंप सम, मतलब जितनी भी राशि होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड एक साथ दे देंगे। दूसरा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में कि भाई चलिए हम ये डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, उसमें से 10 साल के लिए मान लो इश्यू कीजिए, 6 ईयर 6th ईयर टू 7th ईयर 8th ईयर 9th ईयर 10th ईयर उसमें हम 20% के डिबेंचर्स का पेमेंट करते रहेंगे। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है इंस्टॉलमेंट में। परचेज इन ओपन मार्केट, मतलब जहां पर लिस्टिंग किया गया है डिबेंचर का, तो आप शेयर बाजार में भी वो डिबेंचर परचेस कर सकते हो, नहीं तो प्राइवेटली जिसके पास है उसके पास से आप डायरेक्टली परचेस अगर करते हो तो ये एक मेथड है। ये कौन करेगा? कंपनी करेगी कि आप ओपन मार्केट में से इसे परचेस कर सको। और एक ऑप्शन है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, मतलब जो अब तक क्रेडिटर्स थे उसको मालिक बनाया जाता है और उसको शेयर्स इश्यू किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग रीपेमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा। अब बेसिक प्रोविजंस, ये प्रोविजंस मतलब प्रोविजन हमेशा लॉ की होती है, तो कौन से लॉ के अंदर? कंपनीज एक्ट में ये सारी चीजें लिखी थी सेक्शन 71 में। If a charge has been created on any asset or the entire asset of the company, the nature of the charge and the asset charge are described therein। मतलब अगर कंपनी ने कहा है कि भाई हमारी पर्टिकुलर एसेट्स जो है उसके ऊपर आप जब डिबेंचर होल्डर्स के पैसे देंगे तो उसका चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उनको डिबेंचर के अंदर ही लिख कर देना है, ऐसा प्रावधान है। Since the charge is not valid unless registered with the registrar, his certificate registering the charge is printed on the bond। बढ़िया। देखिए, रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी के पास कंपनी क्या है? वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सोना है। तो कंपनी जो भी कार्य करती है उसको आरओसी में दर्ज करवाया जाता है। तो ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, वो सब कुछ चेक करेगी कि भाई ये कंपनी की एसेट्स है, इसके ऊपर ये डिबेंचर होल्डर का चार्ज रहेगा, इसका नोटिंग हम रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर किस चीज का होता है? सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है, नहीं तो पहले ये जब बुक्स का जमाना था तो रजिस्टर माने एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कंपनी के द्वारा दी गई सारी चीजों को अपने एक रजिस्टर में संग्रह करता था, इसीलिए उसका नाम रजिस्टर पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है
अब डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, तो इसको क्या करेंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे कि ठीक है ये चार्ज आपने क्रिएट किया है, हम इसका नोटिंग कर। तो ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो जब आरओसी इश्यू करती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है इन द मैटर ऑफ नॉन पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स कैन sue द कंपनी, कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि मिलोड ये देखिए आरओसी का सर्टिफिकेट, ये कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था, अब आप ऑर्डर करके उस एसेट को बिकवा दो, जो भी करो हमारे पैसे वापस करवा दो। So it is also customary to create a trustship in favor of one or more person in the case of the mortgage debenture। देखिए जहां पर फिक्स एसेट होगी वहां पर एक मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है, आमतौर पर जब उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। चार्ज के बहुत सारे प्रकार है, मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज के अंदर भी अलग अलग प्रकार है। हम सिंपल इसे सिंपल मॉर्गेज समझते हैं अभी। और दूसरा एक प्रकार होता है जिसे हाइपोथेकेशन भी बोलते हैं, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होती है तो उसके ऊपर लियन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। The trustees of debenture holders have all powers of a mortgage of property and can act in whatever manner they think necessary to safeguard the interests of the debenture holder। ये हालांकि हमारा अकाउंटिंग का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये लॉ की मैटर है और आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि ये एक दो मार्क में पूछा जा सकता है। अगर मॉर्गेज डिबेंचर है, मतलब कोई एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया गया है, तो कंपनी क्या करेगी, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या तो कोई अगर आउटसाइड द कंपनी को के व्यक्ति को भी एक ट्रस्ट बनाएंगे। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का मैं हिंदी नहीं कर रहा हूँ, न्यास बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रस्ट ही बोला जाता है। ट्रस्ट जो है किसी संस्था है, वो क्या करेगी कि जो डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी के ऊपर भरोसा रखा है उसका सम्मान करते हुए ये पूरी प्रॉपर्टी का लेन देन के ऊपर नजर रखे। मतलब कि कंपनी को, मान लीजिए कि कंपनी ने एक फिक्स एसेट दिया है और वो एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब यह बिल्डिंग जो है, लोन लेते समय तो कंपनी ने इसके ऊपर मॉर्गेज क्रिएट कर दिया, लेकिन बाद में कंपनी बोलती है कि चलो इसको बेच देकर नया बिल्डिंग लेते हैं या बेच देते हैं। तो ऐसे समय में ये ट्रस्ट जो है ना, वो बोलेगी कि नहीं, जब तक आपने डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया है हम आपको ये बिकने नहीं देंगे। तो ये जो ट्रस्ट होता है उसके पास ये प्रॉपर्टी के संबंधी तमाम अधिकार होते हैं कि वो कंपनी को भी रोक सकते हैं कि नहीं आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। सो दिस इज हाउ द ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स हैव ऑल द पावर, इस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस इन डिटेल इन यूनिट 3। चलिए, तो वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर का जो नाम है रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। Debentures are usually redeemable, that means either redeemed in cash or convertible into equity share after a time period। तो दो ऑप्शन है, क्या है, एक कैश से पेमेंट करें और दूसरा इसको शेयर में कन्वर्ट कर दे। सो कैश और कन्वर्जन। Redeemable debenture may be redeemed after a fixed number of years, 5 years, 10 years, एनी टाइम आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। मतलब कंपनी अगर ऐसा इश्यू करे कि भाई ये 8 साल के बाद जब भी डिबेंचर होल्डर चाहे हम पैसे वापस कर देंगे, तो ये हो सकता है। ये तो कंपनी बोलेगी कि हम डिमांड करेंगे, अगर आप बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, या तो आपको कंपल्सरीली बेचना है, लाइक दैट। ऑन गिविंग ए स्पेसिफाइड नोटिस और बाय एनुअल ड्रॉइंग। मतलब redeemable debenture may be redeemed after a fixed number of years, anytime after a certain number of the years, on giving a specified notice or by annual drawing। जैसे मैंने कहा था कि वो कंपनी ये शर्त लगाएगी, मतलब कंडीशन लगाएगी कि हर साल हम 20% जो डिबेंचर है उसको रिडीम करते रहेंगे। तो उसका क्या होगा कि इसको एनुअल ड्रॉइंग बोलते हैं।
A company may also purchase its debenture as and when convenient in open market. When the debentures are quoted at a discount on stock exchange, it may be profitable for the company to purchase and cancel them. Okay, देखिए शेयर कोई भी डिबेंचर है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं कि आपके दिमाग में एक फंडा क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों होता है कि डिस्काउंट में क्यों जाएगा डिबेंचर के प्राइस। मान लीजिए कि एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू की है, डिबेंचर इश्यू किए 7% के थे। उस वक्त बैंक में, जो कि जनरल बैंकिंग सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7% था। अब क्या हुआ, अभी ये हुआ कि 1-2 साल के बाद बैंक ने 8% इंटरेस्ट देना शुरू किया है। अभी आपके डिबेंचर्स क्या है, आपके डिबेंचर्स 7% अर्न कर रहा है। तो जो लोगों के पास ये बेचने का ऑप्शन है वो क्या सोचेंगे कि भाई चलो यहां से हम इस डिबेंचर को सेल करके बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, 1% ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई लेने वाला होगा? कोई व्यक्ति 8% अगर बैंक देती है तो 7% वाला डिबेंचर क्यों लेगा? तो वो डिमांड करेगा कि भैया आपका 100 रुपए का डिबेंचर है लेकिन मुझे ये 1% इंटरेस्ट का लॉस जा रहा है, आप एक काम करो मुझे इसको 99 में दे दो। हो सकता है 95 भी कोट करे, लाइक दैट। डिफरेंस बिटवीन द जनरल मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड डिबेंचर will decide the price if debenture is listed on the stock exchange. Okay, so अगर मान लो कि डिस्काउंट है तो कंपनियां क्या करती है, कंपनियां खुद बोलेगी कि भैया डिस्काउंट में हम परचेस कर लेते हैं। तो कंपनी को बेनिफिट ये है कि उसको इसके डिस्काउंट में मिल जाए। ओके, लेकिन ये कंपनी कब कर पाएगी, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट वगैरह उसको ऑन हैंड है, हाथ में पैसा हो तो ही वो कर सकती है, अदरवाइज नहीं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, देखिए हमें a company issuing debenture may be required to create a debenture redemption reserve account out of the profits, और इसका कहीं पर भी इस्तेमाल ये फंड का नहीं हो सकता। दूसरा, appropriate amount is transferred from a profit every year to debenture redemption reserve and its investment is termed as debenture redemption reserve investment, और इसे फंड भी कहा जाता है। इसको देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, अगर मैं टी बैलेंस शीट बनाऊं तो एक होता है लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे तो वो हमारी लायबिलिटी के साइड में डिपिक्ट होगा या तो बताया जाएगा। इसका फंड सेम हम इन्वेस्ट करेंगे तो DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट या तो फंड, DRR फंड जो होगा वो हमारी एसेट बनेगी क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। चलिए तो अब इसको समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो सेक्शन 71 जो है वो उसके लिए प्रावधान इसमें किया गया है कि भाई where a company issue debenture under this section it should create a debenture redemption reserve account. दूसरा, amount credited to the DRR account should not be utilized for any other purpose. Very good. कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है और वक्त पर डिबेंचर को रिडीम करना है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अगर कंपनी फेल होती है, अपने वक्त के ऊपर अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती या तो डिबेंचर को रिडीम नहीं कर पाती, तो डिबेंचर होल्डर या तो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी को ट्रिब्यूनल के सामने, कंपनी के सामने अप्लाई कर सकता है। ट्रिब्यूनल क्या है, देखिए ट्रिब्यूनल प्रैक्टिकल पर्पज से आप समझ लीजिए, इसे कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। NCLT एक प्रकार की कोर्ट है जो कंपनियों के सामने कोई भी हम शूट वगैरह फाइल करना है तो NCLT में जाना पड़ता है। तो ये शूट शब्द अब निकल गया है, उसकी जगह पर क्या होता है
कोर्ट की जगह पर हम बोलेंगे ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और शुड की जगह पर हम क्या बोलेंगे, विल फाइल एन एप्लीकेशन इनटू द। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, बाकी एंड रिजल्ट दोनों का एक समान है। अब कौन जा सकता है, या तो होल्डर या तो ट्रस्टी। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न, डायरेक्ट बाय ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर। एनसी एलटी को अगर लगता है कि डिबेंचर होल्डर की बात सही है, तो कंपनी को यह आदेश देगी कि आपको ब्याज समेत अपना डिबेंचर रिडीम्स करके इनको पैसे वापस कर दो। अभी जो पैसा हमने पार्क किया प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट करके डीआरआर में, तो उसका हम क्या करेंगे। When the company decide to establish the debenture redemption reserve account, the amount indicated by the debenture redemption reserve table is credited to the debenture redemption reserve account and debited to the profit and loss account, जो हम ऊपर पढ़ गए हैं। ये कंपनी का इंटेंशन शो करता है कि कंपनी अपने वादों पर खरी उतरना चाहती है, और उसके लिए वो ये रिजर्व क्रिएट कर रही है। कंपनी को तुरंत ही इसको इन्वेस्ट भी कर देना है, और ये जब इंटरेस्ट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट होगा, द एंट्री फॉर द पर्पज नेचुरली विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक। इफ द डिबेंचर्स आर परचेस्ड, इस टर्म्स को यहाँ पर दो टर्म यूज हो रही है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं जो भी इंटरेस्ट डिबेंचर परचेज करूंगा, ऑन अलॉटमेंट मैंने नहीं लिया है, मैं मार्केट में से करता हूं, तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एक्रूड होता गया होगा। एक्रूड का मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम शुरू हो गई। सपोज कंपनी पे करती है, हर क्वार्टर पर इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। तो हर क्वार्टर का मतलब कब पे करती है, 38 जून को, 38 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। तो इस तरह से कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। सपोज मैं 1 जुलाई को लूंगा तो इंटरेस्ट का एंट्री पास हो गया होगा, लेकिन मैं 1 अगस्त को लेता हूं तो 1 महीने का इंटरेस्ट जो है वो उसमें अप्लाई हो गया होगा। सपोज मैं 100 रुपए का 12% वाला डिबेंचर लेता हूं, तो क्या हुआ होगा, इसके ऊपर 1 महीने का ब्याज 1 रुपया एक्रू हो गया होगा। तो ये डिबेंचर मुझे 101 रुपए में मिलेगा, ऐसी मान्यता है, लेकिन वो मार्केट के ऊपर चलता है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट जो है उसके साथ में परचेस करता हूं तो इसे कम इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ये बोलता है सेलर कि भाई देखो एक काम करो, जब इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा 2 महीने के बाद मुझे मेरा रुपया वापस कर देना, तो इसे एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं। इतना हमें समझना है। चलिए, अब कितना रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। देखिए कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस क्रिएट किए, मतलब डिबेंचर इश्यू किए, तो क्या पूरे का पूरा नहीं। उसके लिए कंपनीज लॉ जो है उसने थोड़ा से नियम बनाए हैं। उसने कहा है कि आप कुछ कंपनियों को डीआरआर बनाना है, कुछ कंपनियों को नहीं बनाना है। प्रैक्टिकल पर्पज से ये टेबल में आप समझ लीजिए, इसको पहले नहीं बनाना है तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब बैंक्स वगैरह जो है, जो आरबीआई के द्वारा गवर्न होते हैं, उसको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अदर देन ऊपर वाले हैं, उसको डीआरआर एप्लीकेबल होगा, और ये खास करके नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को होगा, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो ये एक्सेप्शन क्या है इसे समझ लेते हैं। फॉर लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, उनको डीआरआर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, डीआरआर की आवश्यकता नहीं है, मतलब लिस्टेड कंपनीज वाले को नहीं है। और अनलिस्टेड कंपनी को
ऑल अनलिस्टेड अगर एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो उसको डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज, बाकी सब कंपनीज जो है जो कि अनलिस्टेड है तो उसको डीआरआर shall be 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इश्यूड, मतलब 100 करोड़ के अगर डिबेंचर इश्यू किया है तो 10 करोड़ तो डीआरआर होना चाहिए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक गाइडलाइन है। हमें एग्जाम में दिया होगा कितना डीआरआर क्रिएट करना है, लेकिन इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है, तो इसे समझना है। तो प्रैक्टिकल पर्पज से जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको ये करना है, लेकिन बाकी कंपनी को क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लो रिजर्व बैंक के साथ जो भी लोग रिजर्व बैंक में रजिस्टर हुए होंगे उसमें इतने सारे नॉर्म्स रिजर्व बैंक देखती है कि लोगों को पैसों का लॉस होने की संभावना कम रहे। इसकी वजह से उसको अलग से सेपरेट नहीं करना है, अदरवाइज उनको भी करना पड़ता। चलिए अब आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये डीआरआर के अंदर जो फंड हमने अलग रखा उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? As per the rule 18(7) of the companies, following company, all listed NBFCs, housing finance companies, all India finance company, unlisted companies, ये सब लोग क्या करेंगे? On 30th day of the April in each year, in respect of debenture issue, deposit or invest, as the case may be, a sum which should not be less than 15% of the amount. इसको समझ लो। फाइनेंशियल ईयर कैसे शुरू होता है? अप्रैल 2024 to मार्च 2025। तो अप्रैल का पहला महीना ये आपको प्रोविजन करने के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि आप कंपनी के ऐसे एम्प्लॉय हो जो काम आपको ये करना है, तो आप क्या करोगे? 30th अप्रैल तक जितना भी डिबेंचर मैच्योर हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू 31 मार्च, मान लो कि वो राशि है 10 करोड़, तो आपको 15% मतलब 1.5 सीआर तक का डीआरआर क्रिएट करना है। और इसका इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे? इट डिपॉजिट विथ एनी शेड्यूल बैंक, कोई भी बैंक के अंदर आप पैसा रख सकते हो, उसके ऊपर कोई और लोन वगैरह नहीं लेना है, चार्ज क्रिएट नहीं करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की गई सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत जो भी लिस्टिंग वाली सिक्योरिटी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी एक और सूचना है कि अगर मान लो कि आपके पास 10 सीआर में दो हिस्सा है, आपको 8 सीआर कैश में पे करना है और 2 सीआर का कन्वर्जन होने है, तो सिर्फ 8 सीआर जो कैश में पे कर रहे हो उसका 15% आपको डीआरआर क्रिएट करना है। डीआरआर में गए पैसे कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं हो। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल बातें की गई है। ये क्या कहता है कि भाई हमें यहाँ पर 30th अप्रैल का पीरियड दिया गया है, लेकिन हाउएवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ईज it is as well advisable to make appropriation and investment immediately after the debentures are allotted, assuming that the company has sufficient profit. मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में उसमें समझा जाएगा कि सफिशिएंट प्रॉफिट है, और जैसे ही डिबेंचर इश्यू किए तो आपको कोई तारीख की राह नहीं देखनी है, इमीडिएटली डीआरआर क्रिएट करना है। चलिए जनरल एंट्रीज को समझते हैं। एज एन अकाउंटेंट आप कैसे इश्यू करोगे? दो हिस्सों में। पहले तो डिबेंचर का अलॉटमेंट होगा तब आप क्या करोगे? डीआरआर क्रिएट करोगे। फिर दूसरा हिस्सा आप समझेंगे कि भाई हमें जब पेमेंट करना है डिबेंचर का तो डीआरआर में को भी आपको फंड जो है वो रियलाइज करवाना पड़ेगा। एनकेसमेंट बोलते हैं इसे। उसमें जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको एनकेस करवाएंगे। तो चलिए समझते हैं एंट्रिया। पहली, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर
कैसे करेंगे? फॉर सेटिंग असाइड ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन, मतलब डीआरआर में आप कहां से पैसा लाओगे? P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करोगे? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट नया ओपन करोगे, उसको डेबिट करोगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो ये एसेट बनेगी आपकी। बैंक में क्रेडिट और रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो भी आपने बैंक में पैसा जमा करा है या तो कहीं पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला है, तो क्या होगा कि उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अल्टीमेटली ये कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा, ये कंपनी की इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें ये नोट दी गई है कि हम P&L में ही क्रेडिट करेंगे, तो हमें कुछ ज्यादा इसमें थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा हिस्सा आया रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर। तो डिबेंचर के रिडम्पशन कैसे करेंगे? फॉर एनकेशमेंट ऑफ डिबेंचर, तो बैंक अकाउंट जो है, जैसे ही एनकेशमेंट हमने किया इन्वेस्टमेंट का, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर अमाउंट ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर को डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पेमेंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक में क्रेडिट कर देंगे। अब डीआरआर अकाउंट एक बचा है, बाकी सब अकाउंट नील हो चुके हैं, तो उसको पूरा फंड जो भी 15% या तो ज्यादा आपके पास पड़ा है उसको हम डेबिट करके जनरल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री को भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस में लास्ट होती है और ये इसे भूल जाते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से याद रखना। डीआरआर में से पैसे कहाँ जाएंगे? जनरल रिजर्व में। अब रिडम्पशन की कितनी मेथड है? 3 मेथड का इस्तेमाल हमें करना है। एक तो बाय पेमेंट इन लमसम, मतलब जितनी अमाउंट होती है एक साथ दे देंगे। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कि भाई अगर कहा कि भाई 5 साल के अंदर आपका फंड वापस करेंगे मान लो, तो हर साल जो भी पोर्शन होगा उसका पेमेंट करते रहेंगे, या तो ओपन मार्केट में से हम परचेस करेंगे। हमें फाउंडेशन के सिलेबस में ओपन मार्केट वाले एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, वो हम इंटर में समझेंगे। तो इसके साथ हमारा थियरी पोर्शन जो है बाय एंड लार्ज कंप्लीट हुआ होगा, ऐसा मानते हैं, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। Illustration number 1. The following balances appeared in the books of the company. Unlisted company है, other than फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है। चलो इतनी चीजें मैं बता दी। तो इनको एज ऑन December 31, 2021 6% मॉर्गेज है, डिबेंचर्स है 100 रुपीज के, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है 50,000 रुपए पड़ा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विथ ए शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, तो ये 1,50,000 रुपया है। एट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 December एवरी ईयर, तो हम मान लेते हैं कि ये इंटरेस्ट आ गया होगा। बैंक बैलेंस विद द कंपनी 9 लाख रुपया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू December 31, मतलब वो भी पेमेंट हो चुका है। तो ये जो फिगर है वो दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ऑन February 28, 2022, मतलब कि 2 महीने के बाद, तो दोनों चीजों का इंटरेस्ट हमें गिनना होगा, डिबेंचर का एज वेल एज जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार, मतलब और कुछ इसमें पैसे कट नहीं हुए हैं या तो नहीं जोड़े गए हैं।
एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101, मतलब इस पर हमने प्रीमियम पे किया है। 100 रुपए का था, 1% प्रीमियम, 101 रुपए से हमने पेमेंट किया टूगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट 2 महीने का पे होगा। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, इग्नोर टैक्सेशन। टैक्सेशन इग्नोर करने के लिए बोला है, तो वो टैक्सेशन क्या है कि भाई टीडीएस, हम अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं तो हमें 10% के हिसाब से टीडीएस काटना है, तो उसको इग्नोर करने के लिए बोला है। तो इतनी हम पर कृपा की गई है। तो चलिए, हमें आपको थोड़ी क्लैरिटी के लिए आपको ये समझा रहा हूं, आपको एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है। ये पिक्चर अभी क्या है देखिए, ये हमारा मान लीजिए बैलेंस शीट है 31 दिसंबर का, और मैं ये टी शेप में बना रहा हूँ, तो कोई आप विरोध मत करना कि भाई ये कंपनी का नहीं है, मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ। दिस इज माई वर्किंग नोट ओनली टू एक्सप्लेन द थिंग्स। ये हमारी लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। 31 दिसंबर 21 को हमने 6% मोर्गेज डिबेंचर इश्यू किए हैं। 10,000 डिबेंचर से 100 रुपये से, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया है, जिसमें 50,000 रुपया अभी पड़ा है। कब, दिसंबर 21 को, तो ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पर ये नील है, ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं। आते हैं एसेट साइड में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें 1,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये हमें मिल चुका है, तो ये नील है। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट में हम 9 लाख रुपया है। चलिए, मुझे बोला गया है कि राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट्स, तो मुझे कितने लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो एक तो मेरा ये डिबेंचर वाला अकाउंट बन जाएगा, दूसरा जब मैं पेमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट बनेगा, एक मेरा अकाउंट बनेगा प्रीमियम पेड ऑन डिबेंचर, तो ये तीसरा अकाउंट बन जाएगा। फिर ये हमारा जो रिजर्व अकाउंट है, डीआरआर अकाउंट है, ये चौथा बन जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा 5 नंबर, इसके ऊपर एक इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी बन जाएगा। 7वां हमारा बैंक अकाउंट भी बनेगा। इसको अगर आप डायरेक्टली बैंक में ले लेते हो तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर 6 अकाउंट हमारे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 6% डिबेंचर अकाउंट, ये मॉर्गेज डिबेंचर है। अभी देखिए, साल जो है यहाँ पर दिया है 31 दिसंबर का, तो उसका सिंपल मीनिंग हम ये मान के चलते हैं कि ये कैलेंडर ईयर जो है वो फॉलो हो रहा है। तो कैलेंडर ईयर अगर फॉलो होता है तो क्या होगा, 1 जनवरी 2022 को इसमें बैलेंस आया होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 10 लाख रुपया। आपको सोचना यह है कि आपने जनरल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर पूछी नहीं है, पूछी होती तो इजी हो जाता और सम बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए नहीं पूछा है। तो आपको ये समझना है कि फरवरी 22 को आप क्या कर रहे हो, इसका पेमेंट कर रहे हो। किसको पैसा दोगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करोगे 10 लाख रुपया। तो ये आपका जो है कोई मतलब 10 लाख पूरा हो जाएगा, तो आपका कोई बैलेंस आगे ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा रिडेम्पशन कर रहे हो।
एक हमें प्रीमियम पेड करना है। प्रीमियम पेड करेंगे तो प्रीमियम कितना बनेगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1% ऑफ 10 लाख, तो इसको हम 10,000 रुपया बोलेंगे। तो 10,000 पहले प्रीमियम को डेबिट होता है, तो ये डेबिट हो गया। पैसा कहाँ जाएगा? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10,000। ये पैसा तुरंत हम वापिस ले लेंगे। कहां से ले लेंगे? ये हमारा February 28 को ही एंट्री होगी। तो February 28 सभी डेट जो है 2022 की है। बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसे हम वापिस ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें और अकाउंट बनाने हैं। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है हमारा वो बेसिकली कहाँ होगा? एसेट साइड में। तो इसे हम बना लेते हैं। नाम बहुत लंबा चौड़ा है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास 1 जनवरी जैन 01 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन किया था हमने 1,50,000। अब क्या हुआ? ये अकाउंट में फंड आ गया बाय बैंक। कब आया? 28 फरवरी 2022 को 1,50,000। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। इससे हमें आगे और कुछ सोचना नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर को 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये हम इंटरेस्ट पे करेंगे February 28 को। हमारा कैलकुलेशन क्या बनेगा? 10 लाख रुपीस है जिसके पर 6% इंटरेस्ट है और ये 2 महीने के लिए पे करना है, जनवरी और फरवरी। तो 10 लाख 6% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 10,000 का अमाउंट है। लेकिन ये पे हम क्या करेंगे? तो बैंक में हम पे करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट किया है विथ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। आप अगर बहुत लंबा चौड़ा करना चाहते हो तो इसको आप डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट तो वहां से पूरी अमाउंट ट्रांसफर करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन February 28 को बाय P&L में से ये फंड हम उठा लेकर ये अकाउंट को नील कर देंगे ताकि रिडेम्पशन की एंट्रियां कंप्लीट हो जाए डिबेंचर। अभी डिबेंचर इंटरेस्ट हमने दे दिया, और क्या करना है? डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद हमें एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है रिजर्व अकाउंट को समझना। उसके बाद मैं आपको बैंक अकाउंट पूरा का पूरा बता दें। ये रिडम्पशन रिजर्व को आप पहले समझ लीजिए कि ये कंपनी है वो क्या है। ये हमें पूरी चीज दी है। अनलिस्टेड कंपनी, अदर देन AFI, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी, NBFC नहीं है, HFC नहीं है। ऐसे संजोगों में साल के पहले दिन यानी कि 1 जन और 1 अप्रैल, ये यहाँ पर कैलेंडर ईयर लग रहा है December 31 का बैलेंस शीट की वजह से, तो हम 1 जनवरी को क्या करेंगे कि जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका 10% हम क्रिएट करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में फंड। अब उसमें 50,000 ऑलरेडी पड़ा है तो और 50,000 आपको लाना है। तो पहले हम एंट्री करेंगे January 1, 2022 बाय बैलेंस। ये हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 50,000 का।
बाय P&L में से हमने 50,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट किए, 1 लाख हो गया। ये 1 लाख रुपया आपने 10% के हिसाब से किया है, जो हमने पूरे टेबल को स्टडी किया था उसमें ये लिखा था। तो अब हमें करना क्या है, फरवरी 28 को ये राशि 1 लाख यहाँ पड़ी होगी, इसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये अकाउंट भी हमारा नील हो जाएगा। तो इतना करने के बाद फाइनली हम एक बैंक अकाउंट की ओर पहुंच चुके हैं। हमें बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट में ओपनिंग जो फिगर है हमारा वो क्या है, बैंक बैलेंस विद कंपनी इज ₹9 लाख। तो ये 9 लाख जो है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा जनवरी 1 को। अभी हमें क्या अमाउंट प्राप्त हुआ है, 1,50,000 डिबेंचर रिडेम्पशन हुआ है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000 का 4% के हिसाब से 2 महीने का हमारे पास इंटरेस्ट आया है। इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1,50,000 से 4% मतलब 6,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट इज 1,000 रुपीज। जो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका हमने रिफंड ले लिया है, वो एट पार मिला है, दैट इज 1,50,000। अभी हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट में हमने बाय डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए पे किए, 101 पर डिबेंचर। कितने डिबेंचर थे, 10,000। इसकी जो राशि होगी वो होगी 10,10,000। दूसरा हमने क्या कुछ पेमेंट किया, यस, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट हमने इंटरेस्ट पे किया 2 महीने का। ये इंटरेस्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000। अब कुछ ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है, तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं। ये हमारा बैलेंस हो जाएगा 10,51,000 टोटल है, उनमें से 10,20,000 माइनस करेंगे, 31,000 विल बी अवर बैलेंस। चलिए, तो अब इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एज पर द ICAI। ये बेसिकली यहाँ पर हमें सीखना ये है कि अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जनरल एंट्रीज पूछी जाती तो भी ज्यादातर ऐसे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीजें हैं। यहाँ पर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं लेजर अकाउंट्स के ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 की ओर। Illustration number 2. The following balance appear in the books of the Paradise Limited, unlisted company other than AIFI banking company NBFC. Let's see. तो ये हमें बता दिया गया है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 21 12% डिबेंचर है 7,50,000 के। बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 25,000 का। अब DRR इन्वेस्टमेंट में 1,12,500 represented by 10%, 1125 secured bonds of the government of India of ₹100 each. तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। Annual contribution to the DRR was made on 31st March every year. On 31st March 22 मतलब साल के अंत में बैलेंस at the bank was 75,000. बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अभी आना बाकी है। द इन्वेस्टमेंट वे रियलाइज एट पार फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबाउट डेट। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूं। द इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार
फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब इन्वेस्टमेंट एट पार हुआ है, लेकिन डिबेंचर जो है वो रिडम्पशन कितना हुआ है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट। तो लास्ट डे को ये 20%, मतलब इसका इंटरेस्ट होगा 12% से और 10% होगा 75,000 रुपीज विल बी द प्रीमियम अमाउंट। We are required to prepare the following accounts for the year ended 31st March 2022। पहला अकाउंट है डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट से शुरुआत करते हैं। डिबेंचर अकाउंट जो है वो हम बनाएंगे। ये हमारा कौन सी तारीख का ओपनिंग बैलेंस होगा, 21 का, 1 अप्रैल 2021। बाय बैलेंस कितना आया, बैलेंस जो है 7,50,000 है। अभी हमने क्या कर दिया, 31 मार्च 2022 को इसको टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर, मतलब पेमेंट कर देना है। तो एक ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा 7,50,000 से। अभी हमें दूसरा कौन सा अकाउंट बनाना है, डीआरआर अकाउंट एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो डीआरआर में हमें बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन हमें एक रूल का पता होना चाहिए। कौन सा, कि जब भी ऐसी कोई अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी, तो उसको अपने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के 10% का डीआरआर क्रिएट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ये क्रिएट कब करेंगे, जब साल की शुरुआत होगी उसके पहले दिन। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो हमें साल के पहले दिन एंट्री डालनी होगी। तो ये 7,50,000 है, उसका 10% 75,000 बैलेंस करना है। डीआरआर अकाउंट में आपको पता है कि 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस जो है वो 25,000 है। तो यहाँ पर और हमें ऐड करना पड़ेगा बाय पीएनएल। यहाँ पर आपको एक वर्किंग नोट देके मैंने जो भी बोला वो लिखना है कि एज पर द रूल 71 सेक्शन 71 ये कहता है कि इससे हमें 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 10% करना है। तो ये हम करते हैं। अभी क्या होगा, 31 मार्च 2022 को जब हम पेमेंट कर देंगे डिबेंचर का, तो डीआरआर में पड़ा हुआ फंड को हम कहाँ ले जाएंगे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये भी हमें सूचना मिली है इसके अंदर सेक्शन 71 में। तो ये हमारा डीआरआर अकाउंट था। अभी हमें और क्या बोला है कि हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये हमारा डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें अमाउंट दी गई है 1,12,500, लेकिन ये कौन सी तारीख को है, 1 अप्रैल 21। ये डेबिट बैलेंस होगा, ट्यूब बैलेंस नोट डाउन 1,12,500। इसको 31 मार्च को हम एनकेस करवा रहे हैं 22 में। सो बाय बैंक अकाउंट से ये पैसा वापस आ जाएगा। तो ये हम 1,12,500 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो चलिए अब बनाते हैं बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट में हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट में सबसे महत्वपूर्ण जो एंट्री है वो कौन सी है, इंटरेस्ट वाली। तो बैंक अकाउंट में हमारा जो बैलेंस था वो हम लिख लेंगे। क्या यहीं पर कहीं बैलेंस दिया हुआ है बैंक अकाउंट का, नहीं दिया है, तो हमें जनरलाइज एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमें पता ही नहीं है ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो वो हम छोड़ देते हैं। सिर्फ एक्सट्रैक्ट बता पाएंगे कि क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम
31st March 2022. 31st March 22 को बैलेंस एट बैंक वो 7,50,000 है। तो ये 31st March 22 को बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली 31st March 22 का फिगर दिया है तो ये 7,50,000 आ गया। अभी हमने एनकेस करवाया तो इंटरेस्ट ऑन DRR 1,12,500 के ऊपर हमें ये कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, इट वॉज 10% इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर हमें कितना पैसा मिलेगा 10%, तो इसको हम 11,250 रुपया हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अभी ये हमने इन्वेस्टमेंट भी एनकेस करा लिया है तो DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 1,12,500 रुपया भी आ जाएगा। हमने 31st March को पेमेंट किया बाय डिबेंचर होल्डर, कितना पेमेंट किया, 7,50,000 था, उसमें हमने 10% प्रीमियम पेड किया तो ये कुल मिलाकर 8,25,000 बन जाएगा। अब कुछ नहीं बचा है तो बाय बैलेंस, तो ये 5 एंट्री थी, 4 एंट्री और अभी हम बैलेंस निकाल रहे हैं। 8,73,750 minus 825, so 48,750। अभी एक और अकाउंट हमें बनाना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसमें 31st March को ही दोनों एंट्री आएगी। एक आएगी बाय डिबेंचर्स 7,50,000, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 75,000, 7,50,000 का 10% 75,000, ये 8,25,000 हो जाएगा। ये 8,25,000 जो है इसका हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो 8,25,000 का पूरा हम पेमेंट कर देंगे बैंक से टू बैंक अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल था और इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सिर्फ 5 अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो ये 5 अकाउंट हमारे हमने बना ली। मेन चीज यहाँ पर यह है कि अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए ये नोट को समझ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ DRR बिफोर रिडम्पशन, 10% ऑफ 7,50,000 मतलब 75,000, अवेलेबल बैलेंस 25,000, DRR रिक्वायर्ड 50,000। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारी सूचना जो गवर्नमेंट की है, जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो आपको DRR में कितनी राशि रखनी है, तो ऐसे ही अनलिस्टेड कंपनी को 10% ऑफ द डिबेंचर इश्यूड है। So this was about the illustration number 2. Illustration number 3 स्टार्ट करते हैं। XYZ Limited has issued 1,000 12% convertible debentures ₹100 each, redeemable after a period of 5 years, मतलब 5 साल के बाद इसका रिडेम्पशन करेंगे। According to the terms and condition of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. 101 रुपये मतलब 100 रुपीज का है, 105 का पेमेंट करेंगे। The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of ₹10 each at a price of ₹20 per share and balance in cash. चलिए, debenture holders amounting 20,000 opted to get the debentures converted into equity shares as per the terms of issue. My dear friends,
जहां पर स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो ये फिगर है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि 20,000 वाले ने ऑप्टेड किया है, तो 20,000 मतलब 2,000 डिबेंचर्स, इसको 100 में निकाल दो तो 200 डिबेंचर्स वाला ने किया है। अभी 200 डिबेंचर्स वाले कितने कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है 20%, मतलब कि 200 के 20% यानी कि 40। तो ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 20,000 को मान लेते हैं कि इतनी अमाउंट से हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, तो ये गलती हो जाती है। अब you are required to calculate the number of the share issued and cash paid for redemption and 20,000 डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ही इजी है भाई। हमें ढूंढना है नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। तो ये 2,000 की 20,000 की अमाउंट थी, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 200 डिबेंचर होल्डर्स, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 200। इतने लोगों ने कन्वर्जन चाहा है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फॉर कन्वर्जन कंपनी ने ऑफर किया है 20%। तो कितने को कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड, 200 मल्टीप्लाई 20%, तो ये 40 हो जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? ऑफ 40 डिबेंचर्स। तो हमें पता है कि प्रीमियम पे करने वाले हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5, यानी कि 105 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,200 रुपीज आते हैं। ये रुपीज वैल्यू है। अभी कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे? इक्विटी शेयर टू बी इश्यू, तो हम 20 रुपए का एक इश्यू करेंगे। क्यों 20 रुपए का इश्यू करेंगे? क्योंकि उसमें 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम है। 4200 डिवाइडेड बाय 20, सो 210 शेयर्स हम इश्यू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। अब कैश में कितना पे करना है तो उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 20 लेस नंबर ऑफ debentures to be converted 40, तो ये 160 बच जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 160 डिबेंचर्स, तो ये 160 मल्टीप्लाई बाय 105, 5 रुपीज प्रीमियम के साथ हमें कैलकुलेट करना है, तो ये राशि बन जाती है 16,800 रुपीज। ये उन लोगों को जिन्होंने कन्वर्जन चाहा है। You are required to calculate the number of shares issued and cash paid for redemption of rupees 20,000 डिबेंचर होल्डर। तो ये जो 20,000 वाले डिबेंचर होल्डर्स है उसको दो तरह से हम पेमेंट करेंगे। कैश में करेंगे 16,800, शेयर्स इश्यू करेंगे 210। सो दिस वाज अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो एंड इट इज वेरी मतलब ऐसा नहीं कि छोटा इसका कद है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा ही रहेगा, तो यू डोंट इग्नोर दिस थिंग्स, ओके। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हमारा फोर्थ इलस्ट्रेशन।
बैलेंस शीट ऑफ बीईई कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे ही ये सेंटेंस आप पढ़ो तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई इसको साल के पहले दिन 10% ऑफ द डिबेंचर होल्ड जो इन्होंने इश्यू किया है उसका डीआरआर क्रिएट करना है। अगर कम है तो उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए क्या है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल है, इसके शेड्यूल्स भी नीचे पढ़ेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,20,000, ट्रेड पेएबल है, एसेट्स में पीपीई है, लेकिन हमारे काम की एसेट कौन सी होगी, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो वो है 2,30,000। नोट्स टू अकाउंट 30,000 ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कन्वर्जन ऑप्शन वाले अगर कोई शेयर आते हैं तो आप सावधान बन जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑथोराइज कैपिटल में भी चेंज करना पड़े और उसकी नोट आपको पुट अप करनी पड़े। प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000 पड़े हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,20,000, डिबेंचर है 12% के, मतलब अगर इसका हम रिडम्पशन करते हैं तो इंटरेस्ट की भी बारी आएगी और रिडम्पशन में प्रीमियम वगैरह होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। यस, कैश एंड बैंक बैलेंस, बैंक में 2 लाख है, ऑन हैंड 30,000 है। एट द जनरल एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व, क्या रिजॉल्व किया है, to give existing shareholders to option to purchase 1 rupees 10 share at rupees 15 for every 4 shares held prior to the bonus distribution। मतलब बोनस शेयर्स की यहाँ पर बात हुई है, ये राइट इश्यू की बात कर रहे हैं। बोनस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इन लोगों को राइट, जो भी शेयर थे 4 के सामने 1 शेयर वाला राइट ऑप्शन दिया जा रहा है। दिस ऑप्शन वाज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, फाइन। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू इश्यू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब 5 शेयर के सामने 1 शेयर फ्री में बोनस दिया जाएगा। चलिए, डिबेंचर को 3% प्रीमियम से पे कर रहे हैं, तो जो भी डिबेंचर होगा उसको पेमेंट कर देंगे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांजेक्शन, मतलब तीनों इश्यूज है, हमें सावधानी ये रखनी है कि बैंक बैलेंस हमारा आउट ना हो जाए, बस बाकी सब इजी है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन है, हम बारी बारी सबको कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें कितने राइट इश्यू के अंदर शेयर्स इश्यू करने हैं। 1:4, तो 1:4 है, तो वो देख लेते हैं कि कितने शेयर्स इन्होंने ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। 20,000 शेयर है, तो नए शेयर हो गए 5,000। 5,000 अगर शेयर्स नए इश्यू करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1:4 का रेशियो है, तो 5,000 शेयर्स अगर इश्यू करते हैं तो क्या होगा, हमें इनको 15 रुपीज पर शेयर कलेक्ट करना है। सो बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना रुपया आएगा, 5,000 शेयर, 1:4 रेशियो, 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स, ₹15 पर इश्यू कर रहे हैं, तो ये हमारा 75,000 रुपीज बना। ये पैसा कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये 75,000 रुपये बैंक के पास बैंक में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको शेयर इश्यू करेंगे। शेयर इश्यू करने में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 75,000, हमें पता है शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपया है, तो वो 50,000 होगी। बाकी का 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। So 5,000 shares multiply 10, 50,000 equity shares,
5,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 5, सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल हो जाएगा 25,000 रुपीज। एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन वो हर बार आपको लिखना है। अभी बारी आती है हमारी सेकंड एंट्री की। ये हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट थी नंबर 1 वो हमने पूरी की। अब इश्यू ऑफ द बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हैड। इश्यू ऑफ द बोनस शेयर्स के लिए हमें पैसे लाने हैं। कहां से लाएंगे? तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, बोनस शेयर इश्यू कर देंगे। बोनस मतलब कुल मिलाकर हमें बोनस जो इश्यू करना है उसका कैलकुलेशन करते हैं 1:5 शेयर्स। अब कितने शेयर्स हैं हमारे पास? कंपनी के पास 20,000 शेयर थे, 5,000 आपने राइट शेयर इश्यू किए, 25,000 शेयर है, तो फ्रेश 5,000 बोनस शेयर विल बी इश्यूड। ये बोनस शेयर हम ट्रांसफर करते हैं फंड टू बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50,000 रुपया। ये पैसा कहां से लाएंगे? दो तरह से हम मतलब दो जगह से लाएंगे। सबसे पहले हम वाइप ऑफ करेंगे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसमें अभी अभी पैसे आए हैं। कितने आए हैं? 25,000। रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतने रुपये है वो हमें देखना है। कहाँ देखेंगे? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 रुपया है, तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इश्यू कर देंगे बोनस शेयर्स को। तो चलिए बोनस शेयर्स इश्यू करते हैं। दूसरी एंट्री यहीं पर मैं कर देता हूं, बोनस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट, डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 क्रेडिट, क्या लिखेंगे? 5,000 रुपीज 10 bonus shares issued as per the resolution number so and so। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमारा जो लास्ट टास्क है वो है डिबेंचर्स के पेमेंट। 3% प्रीमियम पे करना है, तो 3% प्रीमियम हम करेंगे पेमेंट। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज देखनी होगी, डीआरआर में कितना फंड है। डीआरआर में आप देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर देखते हैं तो अभी हमें डीआरआर का कुछ पता नहीं है। उसका मतलब ये है कि डीआरआर पूरे का पूरा हमें क्रिएट करना है। वो किस दिनांक को होगा? 1 अप्रैल को होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि कुछ नहीं क्रिएट हुआ है तो कितने डिबेंचर है? 1,10,000। कंपनी जो है हम मान लेते हैं 10% पर है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कंपनी किस प्रकार की है, अनलिस्टेड कंपनी other than AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तो ये 10% के आधार पर हम ये जनरल एंट्री डाल रहे हैं। अगर तारीख देनी होती तो आप 1 अप्रैल दे सकते थे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट 12,000 रुपये टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 12,000। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऐसी चीजें कहाँ लिखी है भाई? ऐसी एसेट्स में लिखी होगी कि हमारे पास
क्या कोई बैलेंस है? देखिए यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आ रही है एसेट और लायबिलिटी में। क्या आ रही है कि ना तो डीआरआर क्रिएट किया गया था ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट किया। तो हमने डीआरआर अगर 12,000 से क्रिएट किया है तो दूसरी एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये डीआरआर हो गया 10%, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना करना है उसकी गाइडलाइन है 15%। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1,20,000 के डिबेंचर्स थे, उसका 10% हमने डीआरआर किया। अब हम इसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आप कहीं पर भी क्रिएट मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। जो 4-5 स्पेसिफिक मोड दिया है, बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वगैरह। सो इट इज 18,000 ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआर, आई मीन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अभी हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट के लिए ऑफ कोर्स हमें प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि 3% हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो एक तो हमारे पास है डिबेंचर अकाउंट खुद। डिबेंचर अकाउंट कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 12% वाले। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम देखेंगे कि 12% डिबेंचर है। सो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एट द रेट 3%, तो ये 3,600 को डेबिट करेंगे। पैसा कहाँ लाए जाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में। ये 1,23,600। अभी ये रिडम्पशन का पैसा जो है वो कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ही बढ़िया है। इसमें पूरे सभी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना। टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो ये 3,600 हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अभी इसका पेमेंट हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमने एक रिडेम्पशन रिजर्व किया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआरआर ए, जिसमें 10% के हिसाब से जो राशि रखी थी उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ऑन पेमेंट। तो ये 12,000 जो है डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी बैंक में पड़ा इन्वेस्टमेंट कोई काम का नहीं है। ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो बैंक अकाउंट जो है उसमें वो पैसा वापस आ गया। ऐसा क्यों मान लेते हैं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बंद कर। अभी फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली डिबेंचर होल्डर को पेमेंट देना है, दे देते हैं। तो इन जो उसका प्रीमियम है उसके समय हमें पेमेंट करना है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 123,600 टू बैंक अकाउंट 123,600
पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडेम्पशन। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये जो एंट्रियां डाली वो किस चीज की थी, वो थी राइट इश्यू की। उसके बाद बारी आई बोनस शेयर्स की, तो बोनस शेयर्स हमने इश्यू किए। बोनस शेयर्स के बाद जो एंट्रियाज है वो है पूरा का पूरा डिबेंचर्स का। सबसे पहले हमने डीआरआर क्रिएट किया एट द रेट 10%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया एट द रेट 15%। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक समान नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट 15% से करना है। बाकी सब एंट्रियाज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। एक एंट्री हमें याद रखनी है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से डेबिट करके हम जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन करने हैं। तो स्टे ट्यून्ड, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, ए कंपनी इज इश्यूड 20,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 each on 1st April 21. The debenture are due for redemption on 1st July 2022. The term of the issue of the debenture provides that they were redeemable at a premium of 5%. 100 rupees था, 105 देना है, and also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares. Okay. नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपया और प्राइस रखी गई है 15 रुपया, मतलब 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करती है कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स, माइंड में यहाँ पर अमाउंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 2500 डिबेंचर्स दिए हैं। डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, यहाँ पर क्या है, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है। Calculate the number of the equity shares to be allotted to the debenture holder exercising the option to the maximum। मतलब 20,000 में से 2500 को माइनस कर दूं तो 17,500 वाले लोगों ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। चलिए तो यहां पर इसका वर्किंग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड, लेकिन पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स की। टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, 20 है। नॉट ऑप्टेड लेस, नॉट ऑप्टेड कन्वर्जन 2500, ऑप्टेड कन्वर्जन 17,500, ऑप्शन परसेंटेज 20%, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड। तो 17,500 का आप अगर 20% करते हो तो आपके पास अमाउंट आती है 3,500। अभी ये 3,500 की रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, 105 रुपए के हिसाब से रिडेम्पशन वैल्यू निकालती है। सो रिडेम्पशन वैल्यू 3,500 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 किस चीज का है, प्रीमियम पे कर रहे हैं। So amount is 367,500. 3,67,500। चलिए अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड,
अमाउंट पता चल गई, लेकिन यहाँ पर हमें डिवाइड बाय 15 करना है क्योंकि 5 रुपया हम सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये 24,500 शेयर्स टू बी इश्यूड, इतने शेयर्स हमें इश्यू करने हैं। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000, लेस डिबेंचर होल्डर। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ड प्ले होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमें वहां पर जो हमने इलस्ट्रेशन किया था उसमें नॉट ऑप्टेड वाला ऑप्शन नहीं था, वहां पर ऑप्टेड वाला था, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। एक एक शब्द को पकड़िए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम जो वर्किंग करके आएंगे हमारे लिए सही होगा लेकिन आंसर गलत। सो इट वाज वेरी सिंपल, 3,500 कन्वर्ट करना था, उसकी रुपीस वैल्यू कितनी बनी, 3,67,500, उसे 15 से डिवाइड कर दिया गया और इसकी जो अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 24,500 शेयर्स। तो चलिए ये इसके बाद हम सर्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। Libra Limited, a listed company, recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debenture issued 2 lakhs, face value and issue price ₹100 पर डिबेंचर, मतलब 2 करोड़ रुपीस एकत्रित किए। दूसरा है कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60%, मतलब कि 1,20,00,000 का है। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग इश्यू। चलिए तो जो भी क्लोजिंग डेट है उसके 6 महीने के बाद। Date of the closure of the subscription list 1st May. Fine. Date of allotment 1st June. Rate of interest on debenture 15% payable from the date of allotment. Fine. Value of equity shares for the purpose of conversion ₹60, face value 10, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है 50 रुपए का। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड 2 लाख। Interest payable on debenture half yearly on 30th September and 31st March. Okay. With relevant journal entries for all transactions arising out of the above during the year ended 31st March 22, including and cash and bank entries. तो यहाँ पर हम सीक्वेंस में ही आगे बढ़ना है, हमें और कोई ऑप्शन नहीं है। पहला हमें यह देखना है कि कौन सी तारीख को पैसे मंगवाए। पैसा जो मंगाए वो था डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1st मई 21, तो हमारी पहली तारीख होगी 1/5/21। बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने आएंगे, 2 करोड़। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला स्टेज हमेशा एप्लीकेशन का होता है, जब अलॉटमेंट होगा तब फिर दूसरी एंट्री होगी। अलॉटमेंट 1/6/21 को किया गया है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया। 8 पार था तो कोई सोचना नहीं है, इसका सेम फिगर ट्रांसफर हो जाएगा टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अभी ये कितने यहां पर हमने जो मतलब इश्यू किया था वो क्या था कि भाई 2 लाख डिबेंचर इश्यूड है और इसका हमें इश्यू करना है डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बनेंगे, 2 लाख। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। देखिए अब एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए। जब आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए डिबेंचर्स है लेस देन ईयर, तो जिस दिन आप ये अलॉटमेंट करते हो उसी दिन आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करोगे।
साथ में क्या करोगे, उसका इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट आपको कितनी अमाउंट का करना है, 15%, मतलब 2 करोड़ का 15% जो भी होगा। लेकिन वो कौन सी चीज का करना है, सिर्फ कैश पोर्शन का। तो यहाँ पर हमारा कैश पोर्शन कितना है, तो 2 करोड़ के सामने हमें 40% कैश पोर्शन है, तो 40% कैश पोर्शन का कितनी अमाउंट होगी, 80 लैक्स। 80 लैक्स का 15% आपको, यानी कि 12 लाख रुपया जो है उतना ही आपको ट्रांसफर करना है। कहाँ पे करना है, बैंक में, मतलब कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट और डेब्ट। कैलकुलेशन आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर 60% जो है उसका कन्वर्जन किस चीज में हो रहा है, कन्वर्टेबल पोर्शन है वो शेयर्स में हो रहा है, तो बाकी उसका सिंपल मतलब है 40%। तो पहले तो मैं ये 2 करोड़ की अमाउंट ले लेता हूँ, उसका मैं 40% करता हूँ, तो ये मुझे 80 लाख मिलते हैं। इसका मुझे 15% इन्वेस्ट करना है, तो 80 लाख का 15% मैं करूंगा, तो ये 12 लाख रुपीस मुझे इन्वेस्टमेंट करने हैं। ये मैं कोई भी बैंक से ट्रांसफर कर देता हूं, 12 लाख। अभी हमें इंटरेस्ट पे करना है, किसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, हमें इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर खुद के ऊपर। सूचना क्या है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली 30th सितंबर एंड 31st मार्च। तो 30 जो हमारी सितंबर की डेट है 2021 की, हम डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यह कैलकुलेशन हमें कितनी राशि पे करना है, पूरे 2 करोड़ के ऊपर, लेकिन ये कितनी होगी, 15%। लेकिन यहां पर एक और कैच है, पेमेंट कहां से करना। इंटरेस्ट पेएबल हम करेंगे 1/5 से लेकर 30/9 तक, या 1/6 से लेकर 30/9 तक। तो हमें यहाँ पर सूचना दी है कि इंटरेस्ट इज पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। हालांकि बैंक के कंपनी के पास पैसे आ गए हैं, लेकिन अलॉटमेंट तय नहीं था, तो जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन से, तो 1/6/21 से लेके 30/9/21, तो यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल मिलाकर 4 मास के पैसे आपको पे करने हैं। सो 2 करोड़ की एंट्री हम डालते हैं, 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 30 लाख आता है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 10 लाख रुपए की राशि बन जाएगी। तो इतना इंटरेस्ट हमको पे कर देना है सितंबर के एंड में। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अभी वक्त आ गया है, 6 महीने के लिए हमने इश्यू किया था नंबर ऑफ पार्टी कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यूड, कन्वर्टेबल पोर्शन जो है ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ इश्यू। तो ये 6 मंथ कब से गिनना है, 1/5 से। तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, मतलब 31 अक्टूबर को हमारा पीरियड पूरा हो जाता है और हमें इसको रिडेम्पशन करना है। सो 15% डिबेंचर अकाउंट, ये कन्वर्जन पहले हम दे देते हैं 60% वाला, तो 2 करोड़ का 60% यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर। अब याद रहे, इक्विटी शेयर्स
60 रुपये में हम दे रहे हैं, तो ये 1,20,00,000 है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हम कितने शेयर्स इश्यू करने जा रहे हैं। इक्विटी शेयर्स का पोर्शन होगा 20 लाख का और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2 lakh इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपया, 1 करोड़ जो है वो 50 रुपए के आधार पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं। अभी हमें डिबेंचर इंटरेस्ट देना है, कब देना है, ईयर एंड में दोबारा, लेकिन याद रहे ये हम कितना देंगे उसका कैलकुलेशन हमें करना है। सो 31 मार्च 2022 कैसे करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमने दो पोर्शन कर दिए। किस चीज के कर दिए? एक तो 80 लाख रुपया जो है हमारा, उसके ऊपर हमें 6 महीने का पूरा गिनना है, क्योंकि वो पोर्शन तो अभी भी बड़ा है। तो ये पहला काम हो गया। तो ये 6 लाख की राशि बनेगी। 80 lakhs मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 6/12 तो 6 lakhs। बाकी का जो था 1,20,000 जो हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कौन से दिनांक को किया था? हमने किया था 31 अक्टूबर को। हमने 30 सितंबर तक तो इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 15% से। तो 1.2 CR मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 1/12, तो ये राशि हमारी कितनी बनती है वो हम देख लेते हैं। ये 1,50,000 बनेगा। तो कुल मिलाकर 7,50,000 का इंटरेस्ट आपको पे करना है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर हाफ ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, ये इलिस्ट्रेशन अच्छा था काफी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह हमें करना था। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव की, डिबेंचर्स अलॉट किए, अलॉटमेंट ऑफ 1,50,000 डिबेंचर यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो बाइफर्केशन दिया है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये अंडर राइटिंग वाला जो लिखा है उसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो आप अगर इसको ये 1,50,000 के बजाय पूरा 2 लाख लिखोगे तो भी चलेगा। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो 12 लाख का है और बैंक अकाउंट जो है वो भी 12 लाख। इसका कैलकुलेशन भी हमने कर लिया था। ये कौन से पोर्शन पर हम गिनते हैं? ये जो हमें पेमेंट मतलब डिबेंचर हमारा होल्डिंग है उसका 15%, लेकिन उसका जो कैश से पेमेंट होने वाला है वो 40% पर हमें गिना है। डिबेंचर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन किया, फिर इसमें से कन्वर्जन किया हमने एंड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को। ये डिबेंचर जब पूरे हो गए तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पड़ी राशि को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। हालांकि ये यहीं तक का था तो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया, नहीं तो क्या करना होता, 31 मार्च तक ही था, नहीं तो अगर इसका पेमेंट किया होता तो DRR अकाउंट में जो भी राशि होती उसको भी आपको ट्रांसफर करना होता जनरल रिजर्व में।
तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, मतलब क्वेश्चन था। अब तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन 3, कैश लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है 45,000, issued and subscribed 30,000 equity shares है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,62,000 पड़े हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है 18,000 का, नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिबेंचर्स है 1,80,000, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डीआरआर इन्वेस्टमेंट है 27,000 का। अभी कैश है 2,73,000 एंड कैश इन है 45,000। चलिए, तो जनरल मीटिंग में क्या तय करते हैं? टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 10 shares at ₹15 for every 4 shares held prior to the bonus distribution. This option was taken by all the shareholders. मतलब कि ये जो एंट्री है वो किस चीज की है? राइट इश्यू की। दूसरा, टू इश्यू 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर्स, तो ये बोनस पे करेंगे एंड 3% प्रीमियम से हमें डिबेंचर को भी पे करना है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जनरल एंट्री राइट इश्यू की, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये राइट शेयर्स की है, किससे राइट शेयर इश्यू कर रहे हैं? एवरी 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, तो कितने शेयर्स है? इश्यूड जो शेयर्स है वो 30,000 शेयर्स है। उसका मतलब ये है कि 1:4 शेयर्स, तो 30,000 अगर शेयर्स है तो 30,000 डिवाइडेड बाई 4, 7,500 शेयर्स इश्यू करेंगे। 15 रुपीज से इसे मंगाया है, तो 1,500 रुपीज, सॉरी 75,000 मल्टीप्लाई बाई 15, 1,12,500 रुपया जो है वो बैंक में आएगा, क्योंकि सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब 7,500 शेयर्स को इश्यू करना है। अभी 7,500 को इश्यू करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके 75,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 47,500। ये हमारा कौन सा काम हो गया? राइट शेयर का। अब बात करते हैं बोनस इश्यू की। बोनस इश्यू में क्या करना है? बोनस इश्यू में हमें सावधानी बरतनी है। कितने पहले शेयर्स थे? पहले हमारे पास 30,000 शेयर्स थे, हमने 7,500 शेयर्स और इश्यू किए तो 37,500 शेयर्स बन गए। 1:5 बोनस शेयर्स है, 37,500 डिवाइडेड बाई 5, तो 7,500 शेयर हम इश्यू करेंगे। ये बोनस शेयर हम जो इश्यू करेंगे उसकी कुल राशि कितनी होगी? 75,000। पैसे कहां से आएंगे? पहले आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, डेबिट 37,500, अभी अभी जो पैसे आए हैं उसी को यूज कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसको यूज कर लिया 37,500। कुल मिलाकर 75,000 रुपीज किसको दे रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो इतना कंप्लीट हो गया। बोनस शेयर्स की जो एंट्री है वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्रेडिट किया है, तो पहले तो बात तो ये है कि इसको डायरेक्ट नहीं करना है। कहाँ ले जाना है? इसे हमें पहले ले जाना है बोनस
शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोनस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। तो ये हमारी एंट्री बोनस शेयर्स की कंप्लीट हो गई। अभी हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारा 3% प्रीमियम के साथ डिबेंचर पेमेंट करना। डिबेंचर में बहुत सारी एंट्रियाज है, क्योंकि डीआरआर इन्वेस्टमेंट पड़ा है 27,000 का, डीआरआर खुद पड़ा है 18,000 का, कंपनी अनलिस्टेड है, तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। 10% का हम डीआरआर क्रिएट पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेमेंट के लिए 12% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितनी राशि थी, 1,80,000। इसके ऊपर 3% प्रीमियम, सो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन एट द रेट 3%। तो ये जो अमाउंट होगी 5,400, मतलब 3% ही इसका करना है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये अमाउंट हमने पार्क कर दिया 185,400 को। अभी बाकी की हम फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। एक तो ये 5,400 कहां से लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से ऑफ कोर्स। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट 5,400 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अभी हमारे पास रिजर्व पड़ा है 18,000 का, तो इसको भी हमें जनरल रिजर्व में शिफ्ट करना है। तो चलिए रिजर्व को ले जाते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये 18,000 की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर हमें एक ध्यान ये रखना है कि हमें जो डिबेंचर का रिडेम्पशन के लिए फंड रखा था उसके लिए कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, तो ये इन्वेस्टमेंट हमने वापस एनकैश करवा लिए हो गए। तो ये कितना इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से पता चलेगा, वो हमें एसेट साइड से पता चलेगा। तो हमारे पास जो एसेट्स है उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डीआरआर इन्वेस्टमेंट 27,000 रुपीज पड़ा है। इसको हम क्या कर देंगे, एनकैश कर लेंगे। एनकैश का मतलब है उसका पेमेंट हो जाएगा और हमें बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो 27,000 टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाम इतने एक समान लग रहे हैं, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। ये सब एंट्रिया हो जाए फिर फाइनली हमें लगता है कि चलो डिबेंचर होल्डर को पैसे दे देने हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ये राशि को हम ले जाएंगे टू बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में 1,85,000 से फाइनल पेमेंट करेंगे, अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो ये हमारा घटनाक्रम था, इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। चलिए, ये पहले हमने इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में 7,500 शेयर इश्यू करने के लिए फंड ट्रांसफर मंगवाया, राइट इश्यू किया, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट किया 75,000, इक्विटी शेयर्स कैपिटल बढ़ गई। फिर हमने बोनस शेयर इश्यू किया 75,000 का। उसके बाद डिबेंचर्स को हमने पहले पेमेंट कर दिया, 3% हमने उसके ऊपर प्रीमियम भी दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री डाली, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट में से हमने पैसे मंगवा लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, एंड फाइनली वी मेड द पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी एक छोटा सा कार्य हमें जो बाकी रहता है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। Amount credited to the debenture redemption reserve may be utilized by company for any purpose। तो ये बिल्कुल false है। It cannot be utilized for any purpose. It can be utilized for specific purpose only. Second, all India financial institution regulated by RBI and banking companies for both public as well as privately placed debentures need not create any debenture redemption reserves। Yes, ये true है। इसको कुछ DRR क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड वन जो है अंडर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड में द पेमेंट ऑफ एंटायर डिबेंचर इज मेड इन वन लॉट। तो ये मतलब इंस्टॉलमेंट में देना है और वन लॉट, ये खुद कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, तो ये फॉल्स है। अगर लमसम मेथड होती तो ये वन इंस्टॉलमेंट में होता। फोर्थ वन, एट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डीआरआर शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये बिल्कुल सही है, इट इज एन इंस्ट्रक्शन। सो इस तरह से ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स भी कंप्लीट होते हैं। My dear friends, finally we are come to the end of this session। हम यहाँ पर ये यूनिट 6 को ही कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन साथों साथ हमारा कंपनी अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट हो रहा है। अब हमें स्टडी मटेरियल के कंपनी अकाउंट्स के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को करना है, जो हम 2 सेशन में करेंगे। एक सेशन फाउंडेशन के क्वेश्चन का होगा और एक सेशन होगा हमारे आईपीसीसी के क्वेश्चन का, क्योंकि ये अभी आपको जो नए चैप्टर्स मतलब यूनिट ऐड किए गए हैं वो हमें आईपीसीसी में से लेने होंगे। तो आगे और 2 सेशन आएंगे। अब तक ये पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए मुझे कि आपको और क्या चाहिए, रिवीजन की आवश्यकता है तो प्लीज मेक कमेंट कि आपको इसका रिवीजन की आवश्यकता है। सो विद दिस मैं ये चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ आज के सेशन को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।